नमस्कार, वेलकम बैक टू इजी इक्विटी। सो दोस्तों, पिछले 2 दिनों में गोल्ड और सिल्वर का प्राइस जो गिरा है, एक एक दिन में 30-35% का जो फॉल आया है सिल्वर के अंदर, और गोल्ड के अंदर करीबन हाई से 20 से 25% का जो फॉल आया है, उस फॉल का रीज़न क्या है? क्या गोल्ड यहाँ से और बढ़ सकता है? क्या ये फॉल एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर हमें अपना पूरा गोल्ड या सिल्वर यहाँ पर बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ समय तक, कुछ सालों तक गोल्ड और सिल्वर यहाँ से कोई भी रिटर्न्स ना दे। तो एग्जैक्टली ये फॉल क्यों आया है, और एज एन इन्वेस्टर हमें यहाँ से क्या डिसीजन लेना चाहिए, यहाँ से अब आगे का अपना क्या प्लान होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो शायद रेयरली ही आपको पूरे यूट्यूब में कहीं जानने मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि गोल्ड में आए हुए इस फॉल को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि गोल्ड में पहले जो तेजी आई थी, सिल्वर में पहले जो तेजी आई थी, जो बाइंग आई थी, वो क्यों आई थी। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि गोल्ड प्राइस में अभी जो गिरावट आई है वो क्यों आई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आप सभी से ये होगा कि गोल्ड प्राइस जो होते हैं, जो गोल्ड के प्राइस है, वो फ्लक्चुएट क्यों करते हैं, यानी कि वो बढ़ते हैं तो क्यों बढ़ते हैं, गिरते हैं तो क्यों गिरते हैं। ठीक है। और हमने हो सकता है कि गोल्ड को गिरते हुए बहुत कम बार देखा है, तो प्राइस तो बढ़ते हुए देखा है। तो गोल्ड प्राइस बढ़ते क्यों है, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, तो इसका सबसे सीधा आंसर ये है कि गोल्ड प्राइस इसलिए बढ़ता है बिकॉज हम नए पैसे प्रिंट करते हैं। हम जितनी करेंसी प्रिंट करेंगे, उतना ही गोल्ड का प्राइस जो है हमारे लिए बढ़ जाएगा। यानी कि करेंसी अगर प्रिंट ना करी जाए, अगर दुनिया में कोई भी देश करेंसी प्रिंट करना, नई करेंसी प्रिंट करना बंद कर दे, तो गोल्ड प्राइस नहीं बढ़ेगा। ऐसा क्यों है, तो आइए उसे समझते हैं। सो मान लो अगर हम बात करते हैं यूएस की, सो लेट से यूएस के पास मान लीजिए अभी $1 बिलियन के रिजर्व है, यानी कि उसके पास $1 बिलियन का रिजर्व है। अभी मैं ये नंबर बहुत छोटा सा अज्यूम कर रहा हूँ, बट अभी समझिए कि यूएस के पास इतना करेंसी रिजर्व है, और यूएस के पास ही करीबन लेट से 1000 kg ऑफ गोल्ड है। ठीक है। तो उसके पास $1 बिलियन एज अ करेंसी के रिजर्व के अंदर पड़े हैं, और 1000 किलो का गोल्ड पड़ा हुआ है, और इन दोनों की वैल्यू मान लो अभी इक्वल है। तो अब क्या होता है कि गोल्ड का रिजर्व जिस भी कंट्री के पास है, वो यूं ही नहीं बढ़ सकता। अगर वो कंट्री गोल्ड किसी दूसरी कंट्री से अर्न करेगी तो ही गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा। बट ये करेंसी जो है, करेंसी का रिजर्व बढ़ सकता है बिना अर्न किए भी। यानी कि अगर यूएस गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हमें कुछ नई करेंसी प्रिंट करनी है, तो वो क्या करेगा, $1 बिलियन में लेट से $0.2 बिलियन की नई करेंसी प्रिंट कर देगा। तो अब क्या होगा, यूएस के पास $1.2 बिलियन की करेंसी हो जाएगी, बट गोल्ड तो उस समय भी 1000 kg ही होगा। ठीक है। तो पहले उस 1000 किलो गोल्ड का प्राइस था पूरी कंट्री के लिए $1 बिलियन। अब उसी 1000 किलो गोल्ड का प्राइस है पूरी कंट्री के लिए $1.2 बिलियन। इसका मतलब ये है कि डॉलर्स की अपनी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, बिकॉज नए डॉलर प्रिंट हो गए। बट गोल्ड की अपनी क्षमता, गोल्ड की अपनी कीमत, वैल्यू, वो डॉलर्स के कंपेयर में बढ़ गई, क्योंकि डॉलर्स बढ़ गए हैं और गोल्ड उतना ही है। ठीक है। अगर मान लो कि इसी को हम और करेंसी प्रिंट करके $1.5 बिलियन कर देते हैं, और 1000 किलो ही गोल्ड है यूएस के पास अभी भी, तो क्या होगा, ये 1000 किलो गोल्ड की करेंसी के अंदर वैल्यू $1.5 बिलियन हो जाएगी। तो अब गोल्ड का इन्वेस्टर जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, वो क्या बोलेगा बंदा, कि पहले 1000 किलो गोल्ड का प्राइस था $1 बिलियन, और अब 1000 किलो गोल्ड का प्राइस है $1.5 बिलियन। यानी कि गोल्ड के प्राइस में 50% का प्रॉफिट आया। बट अगर आप वाकई में देखें तो ये 50% का प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ नई करेंसी प्रिंट करने की वजह से जो करेंसी की वैल्यू कम हुई है, इसीलिए गोल्ड की वैल्यू हमें ज्यादा दिखती है। बट वाकई में गोल्ड ने कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जितनी करेंसीज हम प्रिंट करते जाएंगे, उतना ही गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर हम अपनी करेंसी प्रिंट करना बंद कर दे, तो गोल्ड का प्राइस भी सेम ही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत सप्लाई डिमांड की वजह से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, बट इन लॉन्ग रन कंटिन्यूएशन में ऊपर इसीलिए जा रहा है बिकॉज हम हर साल थोड़ी 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 करेंसी प्रिंट करते रहते हैं। ठीक है। तो आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। अब आइए चलते हैं अगले मुद्दे पर। सो देखिए, साल 1900 से पहले जो जमाना था उसे गोल्ड स्टैंडर्ड एरा के नाम से जाना जाता था। उस समय क्या होता था कि जितनी भी करेंसीज है, जितनी भी कंट्रीज है, वो नई करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती थी अगर उनके पास गोल्ड रिजर्व बढ़ता नहीं था। तो सो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जिस कंट्री के पास 1000 किलो गोल्ड है और उनके पास $1 बिलियन का करेंसी रिजर्व है, लेट से $1 बिलियन का यहाँ पे करेंसी रिजर्व है। अब लेट से उनको $1.5 बिलियन करेंसी रिजर्व करना है, यानी कि उनको 50% करेंसी और अपनी बढ़ानी है।
माने कि वो रिजर्व्स को 1.5 बिलियन डॉलर करना चाहते हैं। तो 1900 साल 1900 से पहले क्या नियम था कि अगर आप जितने परसेंट से अपनी करेंसी को प्रिंट करना चाहते हैं, लेट्स से मैं 50% और करेंसी अपने देश में ऐड करना चाहता हूँ, तो आपको उतना ही नया गोल्ड कमाना पड़ेगा। या तो आप अपनी ज़मीन से ज़मीन खोद कर गोल्ड निकालिए, या फिर आप किसी और कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके उनके पास एक्सपोर्ट के बदले में गोल्ड ले लीजिए, पैसों के बदले में गोल्ड ले लीजिए एक्सपोर्ट के बदले में, और गोल्ड कमा कर आप अपना रिजर्व को 1000 के बदले यहाँ भी 50% बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1500 करना पड़ेगा। तो अगर 1000 से 1500 किलो गोल्ड जाता है किसी का, तो ही वो एक्स्ट्रा, जितना एक्स्ट्रा गोल्ड आया है उतनी ही एक्स्ट्रा करेंसी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड था, इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड एरा कहा जाता है। और ये नियम 1900 साल 1900 से पहले तक ये नियम था। तो उसमें क्या था, कंट्री की करेंसी गोल्ड से लिंक होती थी, हर कंट्री की करेंसी क्या था, गोल्ड से लिंक होती थी, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। और गवर्नमेंट उतना ही पैसा प्रिंट कर सकती थी जितना उनके पास गोल्ड का रिजर्व रहता था, राइट। इस सिस्टम से महंगाई नहीं बढ़ती थी। अगर मान लीजिए कि आप देखो, महंगाई भी इसलिए बढ़ रही है ना, बिकॉज हम नई नई करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर नई करेंसी प्रिंट करेंगे तो वो करेंसी कहाँ जाएगी, वो करेंसी जाएगी इकोनॉमी के अंदर फ्लो करेगी। इकोनॉमी के अंदर फ्लो करेगी तो सभी लोगों के पास नए पैसे आएंगे, और यहाँ नए पैसे आने की वजह से महंगाई बढ़ जाएगी, बिकॉज कोई भी सामान जो हम खरीद रहे हैं उसी के लिए अब लोग और पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं महंगाई का बढ़ना, राइट। तो नया करेंसी प्रिंट होने से महंगाई बढ़ती है। और अगर करेंसी प्रिंट ना करी जाए, अगर उसको गोल्ड से लिंक कर दिया जाए, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड एरा कहते हैं या गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, तो महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। तो इस सिस्टम से क्या होता था कि महंगाई भी कंट्रोल में रहती थी। लेकिन याद रहे, स्टॉक मार्केट के लिए महंगाई का कंट्रोल में रहना ये पॉजिटिव बात नहीं है। आप जापान का इंडेक्स देख लीजिए, जापान में महंगाई कंट्रोल्ड है, इन्फ्लेशन 1%, 0%, 0.5% ही था कई सालों से। तो उसके स्टॉक मार्केट ने भी पिछले 30-40 सालों में कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं किए हैं। तो महंगाई का बढ़ना, 4-5-6% की महंगाई का बढ़ना अच्छा है, अच्छी बात है, वो हेल्दी है मार्केट के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। करेंसी की वैल्यू स्टेबल रहती थी, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता था। और इंटरनेशनल ट्रेड में गोल्ड कॉमन बेस माना जाता था, यानी कि अगर मैं चाइना से कोई माल इंपोर्ट कराता हूँ तो चाइना से माल इंपोर्ट करने के बाद बदले में मुझे उसको गोल्ड देना पड़ेगा। तो गोल्ड जो है वो कॉमन बेस था इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, ठीक है। और गोल्ड की प्राइस भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती थी। गोल्ड की प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे क्यों नहीं होती थी, मैंने बता दिया आपको, बिकॉज नई करेंसी प्रिंट करने के लिए गोल्ड चाहिए, और वो गोल्ड कमाना पड़ेगा तो ही करेंसी प्रिंट होगी। बट अगर करेंसी प्रिंट नहीं हो रही तो गोल्ड का प्राइस भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा या फिर लगातार नहीं बढ़ सकता। तो इस वजह से गोल्ड का प्राइस भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अब आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर की वजह से, वर्ल्ड वॉर के लिए कंट्रीज को मैसिव फंडिंग की जरूरत पड़ने लगी। अब मान लीजिए कि जितनी फंडिंग आपके पास है, जितना करेंसी आपके पास है, और आप वो प्रिंट नहीं कर सकते, तो आप वॉर कैसे लड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर कंट्रीज को मैसिव फंडिंग की जरूरत पड़ी। लेकिन गोल्ड तो लिमिटेड ही था, और इतना गोल्ड अवेलेबल नहीं था कि हर कोई गोल्ड लाकर अपने देश में नया करेंसी प्रिंट कर सके। तो करेंसी प्रिंट नहीं हो सकती थी, बट वॉर के लिए फंडिंग तो चाहिए। इसीलिए कई सारी कंट्रीज ने मिलकर गोल्ड स्टैंडर्ड को तोड़ दिया। यानी कि अब नई करेंसी प्रिंट करने के लिए उतना नया गोल्ड लाने की जरूरत नहीं है। आपके देश में जितना भी गोल्ड सप्लाई है, जितना भी गोल्ड का रिजर्व है, उतना ही रिजर्व के साथ अब नई करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रीज ने मिलकर गोल्ड स्टैंडर्ड को तोड़ दिया, उस नियम को तोड़ दिया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने गोल्ड के बिना ही पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कई सारे देशों में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा और करेंसीज भी अनस्टेबल हो गई। करेंसी इनस्टेबल का मतलब क्या है कि मान लो कि पहले एक चाइनीज युआन इज इक्वल टू लेट से $15 हुआ करता था, $15 यूएस डॉलर हुआ करता, एग्जाम्पल है। सो अगर मान लो कि यूएस और करेंसी प्रिंट करना शुरू कर देता है, और उसने अंधाधुंध नई करेंसी प्रिंट कर दी, बट चाइना नई करेंसी प्रिंट नहीं करता है, तो हो सकता है कि यूएस ने करेंसी डबल प्रिंट कर दी। तो अब एक चाइनीज युआन इज इक्वल टू 15 का डबल $30 तक हो जाएगा। इसी को कहते हैं करेंसी अनस्टेबलाइजेशन, राइट, करेंसी का अनस्टेबल होना। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 से 1918 के बीच में गोल्ड स्टैंडर्ड को तोड़ दिया गया, और हर देश अपनी तरह से अपनी मन मर्जी से करेंसी प्रिंट करना शुरू कर देता है। अब आइए आगे चलते हैं। तो अब आता है वॉर के बाद का इकोनॉमिक केओस, यानी कि वॉर की वजह से होने वाला नुकसान। देखो, वॉर लड़ने से किसी का भी फायदा नहीं होता। हाँ, एक देश किसी दूसरे को एक्वायर कर लेता है, उसके ऊपर अपनी हुकूमत चलाएगा, तो कुछ समय तक उसको डेफिनेटली फायदा मिलेगा उस दूसरी कंट्री से। बट इन जनरल अगर मान लो कि
थर्ड वर्ल्ड वॉर भी आ जाता है तो किसी का भी इसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी ऐसा ही हुआ, इकोनॉमिक केओस जो है वो बढ़ गया और जिससे वॉर के बाद यूरोप जो है वो फाइनेंशियली वीक हो गया और कहीं सारी कंट्रीज़ की करेंसी अनस्टेबल हो गई। जैसे मैंने बताया कि करेंसी नई नई प्रिंट करते रहेंगे तो करेंसी की वैल्यू घट जाएगी, राइट? तो उस देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, राइट? लोगों का भरोसा पेपर मनी से हटकर गोल्ड पर बढ़ा, क्योंकि मैंने क्या बताया था पहले, पहले गोल्ड स्टेबल था और अब लोगों ने करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया था। इसीलिए मान लो जिसके घर पे लेट से 5 लाख रुपए पड़े हैं बट सरकार कंटिन्यूसली नई करेंसी प्रिंट कर रही है, तो उस घर पे पड़े हुए 5 लाख रुपए से अब कम सामान आएगा, उसकी पड़े पड़े ही वैल्यू कम हो जाएगी। जितना तेज सरकार करेंसी प्रिंट करेगी उतनी ही तेज हमारे घर पर या बैंक में रखे हुए पैसों की वैल्यू वो कम हो जाएगी, राइट? तो लोगों का पेपर करेंसी से, पेपर मनी से भरोसा उठ गया। साथ ही गोल्ड की राइजिंग डिमांड, बिकॉज अगर पेपर मनी से सबका भरोसा उठ रहा है तो गोल्ड पे जाएगा उसका भरोसा, राइट? तो सभी लोगों का अटेंशन गोल्ड पर शिफ्ट हो रहा है। तो अगर सभी लोग गोल्ड बाय करने जाएंगे तो गवर्नमेंट का जो गोल्ड पर कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने गोल्ड पर कुछ स्ट्रिक्ट नियम, कुछ कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया। अब वो कंट्रोल और वो रूल क्या है तो उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इकोनॉमिक केओस के बाद अब शुरू होता है द ग्रेट डिप्रेशन 1929। यानी कि वो जो इकोनॉमिक केओस हुआ था, जो मनी प्रिंटिंग की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, वो कन्वर्ट हो गई द ग्रेट डिप्रेशन के अंदर। और उस ग्रेट डिप्रेशन में क्या क्या चीजें हुई थी तो आइए उसे वन बाय वन देखते हैं। सो देखिए, जाहिर सी बात है उसमें स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और बहुत ही पैनिक क्रिएट हुआ। इसी वजह से कहीं सारी बैंक भी बंद हो गई और बहुत लोगों की सेविंग्स भी डूब गई। मिलियंस ऑफ जॉब यहाँ पर खत्म हो गई। सेफ्टी के लिए लोगों ने गोल्ड की तरफ अपना रुझान दिखाया और यूएस ने पब्लिक से गोल्ड सरेंडर करवाया। यानी कि यूएस गवर्नमेंट ने अपने देश के लोगों से कहा कि आप सभी अपना गोल्ड हमें दे दीजिए और उस गोल्ड के बदले में डॉलर ले लीजिए, यानी कि गोल्ड को डॉलर से कन्वर्ट करा लीजिए। सभी के पास एक फिक्स अमाउंट, बहुत मामूली अमाउंट था वो, सभी के पास एक फिक्स अमाउंट का ही गोल्ड होना चाहिए। उसके ऊपर का गोल्ड रखना उस समय के लिए इलीगल हो गया था। ऐसा रूल यूएस ने लेकर आया था अपने देश के सिटीजन के लिए। अब ये रूल यूएस क्यों लेकर आया था, इसके पीछे का एग्जैक्टली मास्टर प्लान यूएस का क्या था, तो हम जानेंगे इसी वीडियो में, तो आप बने रहे। तो इसके बाद गोल्ड प्राइस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लाया गया। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बात किया कि गोल्ड प्राइस पर कंट्रोल लाने का प्लान कर रहा है यूएस। तो यूएस ने क्या किया, अपने लोगों से ही गोल्ड सरेंडर करवाया। गवर्नमेंट ने पूरा गोल्ड खरीद लिया। हाँ, गोल्ड के बदले में उसने डॉलर दे दिया लोगों को, बट गोल्ड रखना, एक लिमिट से ज्यादा का गोल्ड रखना कानूनन इलीगल था। तो अब गोल्ड को सरेंडर करवाकर यूएस गोल्ड का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। ठीक है, सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 से लेकर 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर शुरू रहता है और वर्ल्ड वॉर के दौरान इस वॉर में यूरोप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। देखो, यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी काफी हद तक कमजोर हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते यूरोप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब देखो यहाँ पर यूएस का क्या प्लान था। यूएस इस दोनों ही वर्ल्ड वॉर के अंदर ज़्यादा उसके बिजनेसेस, उसकी इकोनॉमी हैम्पर नहीं हुई थी, बिकॉज फूड, ज़रूरी सामान, चीज़ें, दवाइयाँ, हथियार, ये सारी चीज़ें यूएस दूसरी कंट्रीज़ को बेचता था जो वर्ल्ड वॉर के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व थी। तो यूएस ने अपना कहीं सारा ट्रेड, अपना कहीं सारा सामान इन सारी कंट्रीज़ को बेचकर बदले में गोल्ड लेता रहा। समझ में आ गया? तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। इस पूरे के पूरे 30 से 40 साल के दौरान, 1900 से लेकर 1940 तक, 1945 तक, यूएस अभी भी डगमगाया नहीं था। उसने क्या किया, अपने सिटीजन से भी गोल्ड ले लिया। साथ ही वो क्या कर रहा है कि वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाली कंट्रीज को जरूरी सामान बेचकर, हथियार बेचकर वहां से भी गोल्ड बटोर रहा है। तो यहां पर आते आते आप समझिए यूएस के पास एक ठीक ठाक अमाउंट का गोल्ड गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि यूरोप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। फैक्ट्रीज, सिटीज और ट्रेड लगभग खत्म हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर यूएसए का लैंड जो है बिल्कुल सेफ था, क्योंकि वो डायरेक्टली वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। यूएसए ने वॉर के दौरान कहीं सारे वेपन्स को भी एक्सपोर्ट किया। जो मैंने आपको बताया, वेपन एक्सपोर्ट करके वो गोल्ड ले रहा था उसके बदले में, राइट? गोल्ड खरीद रहा था। और यूएसए ने फूड और एसेंशियल सप्लाई करके भी गोल्ड को अपनी कंट्री में जमा किया। ठीक है, सो यहां तक कहानी आई होप आपको समझ में आई है। धीरे धीरे कौन ताकतवर हो रहा है? यूएस। यूएस चाहता है कि सारी कंट्रीज लड़ती रहे। यूएस उनको खाना दे रहा है, खाना एक्सपोर्ट कर रहा है, एसेंशियल चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है और बदले में गोल्ड खरीद रहा है, यानी कि गोल्ड ले रहा है। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते दुनिया के कई सारे देश बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। आप समझिए, ये 1945 वही साल है
जहां अपना देश भी आज़ाद हो रहा था, राइट, हम भी बिल्कुल दिवालिया हो चुके थे, उसके बाद ही हम आज़ाद हो रहे थे। और यहाँ पर आता है यूएस का मास्टर स्ट्रोक। अब गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास था। यूरोप ने यूएसए से इंपोर्ट करते करते पेमेंट में गोल्ड दिया था, राइट। वॉर खत्म होते होते वर्ल्ड का 70% गोल्ड, याद रखिए पूरे दुनिया का 70% गोल्ड सिर्फ एक ही देश के पास था, और वो था यूएसए। यूरोप के पास गोल्ड बिल्कुल नहीं बचा था, और ना ही सफिशिएंट रिजर्व रहे थे, और यूरोप की इकोनॉमी भी पूरी की पूरी अनस्टेबल हो चुकी थी। ठीक है, तो यूरोप पूरा खत्म हो गया, उसका गोल्ड भी गया, उसकी इकोनॉमी भी गई, ना ही सफिशिएंट रिजर्व बचे थे, और पूरी दुनिया का 70% गोल्ड चला जाता है यूएसए के पास। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, और आपको यहाँ तक की स्टोरी बिल्कुल ही समझ में आई है। अब आइए आगे चलते हैं, यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होती है। तो अब शुरू होता है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। अब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, बट जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट का ये मतलब है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए यूएस ने क्या रास्ता अपनाया। अब समझिए, यहाँ पर 70% गोल्ड रिजर्व यूएस के पास है। अब यूएस क्या करता है, यूएस ने एक डिसीजन लिया कि भाई हम अपने डॉलर को गोल्ड से लिंक करते हैं। देखो, 1900 साल 1900 से पहले जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड हुआ करता था वो गोल्ड में होता था। लेकिन अब 1945 तक आते आते, जैसे आपको बताया कि सारी ही कंट्रीज का गोल्ड तो खत्म हो चुका था, बिकॉज किसी के पास गोल्ड था ही नहीं। 70% गोल्ड यूएस के पास था। तो यूएस ने क्या किया, अपने डॉलर को गोल्ड से लिंक कर दिया। और ये क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब 1 आउंस गोल्ड का प्राइस यूएस ने $35 फिक्स कर दिया, और बाकी सारी कंट्रीज की करेंसी भी यूएस ने गोल्ड के साथ लिंक कर दी। वैसे आज दुनिया में हर एक कंट्री अपनी करेंसी का कंपैरिजन यूएसडी के साथ करती है। तो ये चीज यूएस ने 1944-1945 में शुरू करी थी। उसने डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक कर दिया, और उसने डॉलर को ही अदर करेंसी के साथ भी लिंक कर दिया। इसीलिए अब सारी कंट्रीज गोल्ड को छोड़कर डॉलर में ट्रेड करने लगी। जैसे आप सुनते हैं ना कि अगर हमें रशिया से क्रूड ऑयल मंगवाना है तो हमने उसके अपोजिट, उसके बदले में डॉलर देने पड़ेंगे। अगर हम चाइना से कुछ चीज़ें मंगाते हैं तो चाइना को हमें इंडियन रुपीज़ में पेमेंट नहीं करना होता है, और ना ही चाइनीज़ युआन में पेमेंट करेंगे, हमें उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे दुनिया के ट्रेड्स आपस में डॉलर्स में होना शुरू हो गए। लेकिन देखो, यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि अगर देखिए यूएस चाहता है कि दुनिया की बाकी सारी कंट्रीज डॉलर में ही अपना ट्रेड करे, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, तो बाकी सारी कंट्रीज के पास भी डॉलर तो होना चाहिए ना। अगर इंडिया के पास डॉलर है तो ही तो वो चाइना से माल इंपोर्ट कर सकता है डॉलर के बदले में। अगर मान लीजिए कि रशिया के पास क्रूड है और इंडिया को क्रूड चाहिए, तो क्रूड के बदले में भी डॉलर को ही देना पड़ेगा। तो इंडिया के पास डॉलर होने चाहिए, तभी तो वो क्रूड भी इंपोर्ट कर पाएगा। तो अगर बाकी कंट्रीज को भी अपने अंदर आपस में ट्रेड करना है, और वो भी यूएसडी में ही करना है, डॉलर्स में ही करना है, तो उनके पास आपस में भी डॉलर्स तो होने चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि बाकी कंट्रीज के पास क्या उतना रिजर्व था डॉलर का उस समय, जिससे वो आने वाले समय में डॉलर में ही ट्रेड कर सके। तो यहाँ पर आंसर आता है यस। यूएस ने जानबूझकर ऐसा किया था। यूएस चाहता था कि बाकी सारी कंट्रीज डॉलर में ही ट्रेड करे, जिससे डॉलर एक फिएट करेंसी बन जाए, डॉलर एक इंपॉर्टेंट करेंसी बन जाए बाकी देशों के बीच में, जिससे आने वाले समय में डॉलर की वैल्यू दूसरी कंट्रीज की नज़र में ज़्यादा बढ़ती जाए। तो यूएस ने क्या प्लान किया, जैसे वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस ने अपना माल बेचकर बदले में गोल्ड लिया था, उसके बाद ब्रिटेन वुड सिस्टम के दौरान यूएस ने क्या किया, जब ये कैप लगा दिया गया, यूएस ने क्या किया उसके बाद, दुनिया की अदर कंट्रीज जो है, बाकी कंट्रीज, यूएस ने उन कंट्रीज के पास से, अलग अलग कंट्रीज के पास से माल खरीदना शुरू किया। मान लो कि इंडिया के पास मसाले अच्छे हैं तो वो इंडिया से मसाले इंपोर्ट करा रहा है, चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक अच्छे है तो वहाँ से वो इंपोर्ट हो रहा है, रशिया के पास क्रूड ऑयल है तो वहाँ से वो क्रूड इंपोर्ट हो रहा है। तो बाकी सारी दुनिया की कंट्रीज के पास से जो जो चीज़ें यूएस को चाहिए वो यूएस इंपोर्ट कराता गया, और ये कुछ सालों तक चला, और बदले में, इन चीज़ों के बदले में यूएस ने डॉलर्स देना शुरू कर दिया था। तो अब दुनिया के बाकी सारे देशों के पास गोल्ड का रिजर्व तो कम था, लेकिन डॉलर्स का रिजर्व सफिशिएंट था, जिससे वो आपस में डॉलर के टर्म्स में ट्रेड कर सके। तो अब देखिए, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए कि किसी कंट्री के पास यूएसडी ज़्यादा हिस्सों में बढ़ जाए, मतलब अगर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लेट्स से यूएस जैसे बहुत सारी कंट्रीज के पास से इंपोर्ट तो कर ही रहा था, राइट। मान लो ये यहाँ पर चाइना है, लेट्स से यहाँ पर इंडिया है, लेट्स से यहाँ पर रशिया है,
अब जैसे कि हमें पता है कि चाइना काफ़ी सारा माल एक्सपोर्ट करता रहता है, तो मान लो चाइना ने इंडिया को भी एक्सपोर्ट किया, चाइना ने रशिया को भी एक्सपोर्ट किया और चाइना ने यूएस को भी एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो बदले में यूएस ने भी चाइना को क्या क्या दिया, डॉलर दे दिए। इंडिया ने भी चाइना को क्या दिया, डॉलर दे दिए। और रशिया ने भी चाइना को क्या दिया, डॉलर दे दिए, ठीक है। तो चाइना के पास लेट से बहुत सारे डॉलर्स जमा हो चुके थे। और इसी तरह से जो भी कंट्रीज ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करेगी, जिस कंट्री का एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, यानी कि उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे बट इम्पोर्ट कम होंगे, उन कंट्रीज के पास क्या हो जाएगा, डॉलर का एक सफिशियंट रिजर्व जमा हो जाएगा। बट चाइना इस डॉलर की रिजर्व को दूसरे देशों से माल इंपोर्ट कराने के लिए तो खर्च कर सकता था। मान लो चाइना ये चाहता है कि भाई चाइना में कपड़े अच्छे नहीं बनते, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसने कपड़े इंडिया से मंगवाए, तो चाइना अपने इस डॉलर के रिजर्व को इंडिया से कपड़े इंपोर्ट करने के लिए खर्च कर सकता है। लेकिन चाइना ये डॉलर के रिजर्व को अपने देश के अंदर खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना में तो चाइनीज युआन चलते हैं, डॉलर चलता नहीं है। तो चाइना ने बोला कि भाई मैं इतने सारे अगर डॉलर मेरे पास बढ़ चुके हैं, अगर मैं एक्सपोर्ट अच्छा एक्सपोर्ट करता ही जाऊंगा तो मेरे पास और डॉलर बढ़ जाएंगे, तो मैं इन डॉलर्स का करूंगा क्या। तो जब ब्रिटेन वुड कैप लगाया गया तभी ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दिया गया था उसी समय, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज ने बोला अगर हम अच्छा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास डॉलर्स बढ़ जाएंगे। तो यूएस ने क्या बोला, इन डॉलर्स को आप वापस मुझे लाकर दे देना, मैं उन डॉलर्स के बदले में $35 पर आउंस, आपको अगर याद है $35 पर आउंस का जो प्राइस कैप डिसाइड हुआ था ब्रिटेन वुड कैप के अंदर, तो $35 पर आउंस के हिसाब से मैं इन डॉलर्स के बदले में आपको गोल्ड रिप्लेस करके दूंगा। यानी कि अगर मान लो चाइना ने ढेर सारा माल बेचकर डॉलर का रिजर्व इकट्ठा कर लिया, डॉलर जमा कर लिए, तो अब बहुत सारे डॉलर जमा होने के बाद वो जाएगा यूएस के पास और वो डॉलर्स के बदले में उसको गोल्ड से एक्सचेंज कराकर गोल्ड अपने घर पे लेके आएगा। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलने वाला था और चला भी। लेकिन यहाँ पर आया एक लूप होल जो यूएस ने देखा। तो अब आता है 1960 और ब्रिटेन वुड कैप को अप्लाई हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। 1960 में क्या हुआ, वियतनाम वॉर जो है वो चल रही थी और वियतनाम वॉर में यूएस वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए यूएस को ज्यादा डॉलर प्रिंट करने पड़े। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, ज्यादा डॉलर हम यूं ही नहीं प्रिंट कर सकते। अगर ज्यादा डॉलर प्रिंट किए गए तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और उसी समय गोल्ड की वैल्यू डॉलर के टर्म में बढ़ जाएगी। और अगर गोल्ड की वैल्यू डॉलर्स के टर्म्स में बढ़ गई और अगर डॉलर से दुनिया की सारी करेंसी भी लिंक्ड है, तो अब जरा सोचो, अगर डॉलर्स नए प्रिंट करे गए तो गोल्ड का दाम डॉलर्स के सामने बढ़ जाएगा। और अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो दुनिया की सारी देशों के लिए सारी ही करेंसीज में भी गोल्ड का दाम बढ़ना चाहिए। बट यूएस ने तो गोल्ड का दाम फिक्स कर दिया था $35 पर आउंस, राइट, बिकॉज ब्रिटेन वुड कैप की वजह से प्राइजेस फिक्स थे। तो यूएस को यहाँ पर एक लूप होल दिखा कि जब भी मान लो यूएस को अगर एग्जाम्पल के तौर पर चाइना से माल खरीदना है तो उसे अभी गोल्ड तो देना नहीं है, बिकॉज चाइना से अगर माल खरीदने के लिए यूएस अगर डॉलर देगा तो चाइना उसे माल दे देगा, ठीक है, और यूएस से वो माल खरीद लेगा, क्लियर है। बदले में चाइना को क्या मिल गया, डॉलर मिल गया। बट चाइना कभी ना कभी तो वो डॉलर को फिर से यूएस से एक्सचेंज कराएगा ही, राइट। अभी भले यूएस का काम चल रहा है डॉलर्स को देकर, नया डॉलर प्रिंट कर दिया, उसके बदले में माल खरीद लिया, लेकिन बाद में तो चाइना को वो गोल्ड एक्सचेंज करके देना पड़ेगा डॉलर्स के बदले में। तो यहाँ पर यूएस के पास गोल्ड लिमिटेड था, गोल्ड का रिजर्व लिमिटेड था, और दुनिया के बाकी सारे देश को इतने समय से गोल्ड के बदले में डॉलर और डॉलर के बदले में गोल्ड दे देकर यूएस का गोल्ड रिजर्व भी कम हो गया था। और समझिए जितनी नई करेंसी यूएस प्रिंट करेगा वो सारी करेंसी वर्ल्ड में फ्लोट करेगी, वो वर्ल्ड में ही जाएगी, और वर्ल्ड की करेंसी आपस में ट्रेड होकर वो फिर से यूएस के पास ही आएगी फिर से गोल्ड को एक्सचेंज करने के लिए। तो यूएस को यहाँ पे समझ में आया कि अगर मैं गोल्ड के बदले में डॉलर को एक्सचेंज करता ही रहूंगा और नए डॉलर्स भी प्रिंट करता रहूंगा तो मेरा गोल्ड रिजर्व तो खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। फ्रांस ने ये चीज़ पहले से ही आइडेंटिफाई कर ली, उसने बोला भाई अब हमें डॉलर में ट्रेड नहीं करना है, हमें गोल्ड चाहिए। और अगर यूएस हमसे माल खरीदेगा तो हमें डॉलर्स नहीं चाहिए, बदले में हमें गोल्ड चाहिए, क्योंकि फ्रांस को पता चल गया था पहले ही कि यूएस का गोल्ड रिजर्व कम हो रहा है धीरे धीरे। और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बदले में डॉलर्स लेते रहे, और मान लो एक समय आएगा कि फ्रांस के पास बहुत सारा डॉलर्स का रिजर्व बन गया, बहुत सारे डॉलर्स फ्रांस के पास आ गए, और मान लो वो पूरा डॉलर्स का जो जत्था है, जो पूरा रिजर्व है, वो फ्रांस जाएगा गोल्ड से एक्सचेंज कराने के लिए यूएस के पास, और यूएस ने मना कर दिया तो कि भाई अब मेरे पास गोल्ड है ही नहीं,
तो इस बात की भनक फ्रांस को पहले ही लग गई थी, इसलिए फ्रांस ने क्या बोला, अब डॉलर नहीं, अब गोल्ड चाहिए। और इसीलिए गोल्ड प्राइस पर लगा हुआ जो कैप है वो अब हटने वाला है। तो अब आता है द ईयर 1971, जहां ये ब्रिटेन वुड कैप हट चुका है। 1971 में यूएस में एक नए प्रेसिडेंट आए जिन्होंने गोल्ड पर लगा हुआ ये कैप हटा दिया और उसने बोला कि अब डॉलर्स के बदले में गोल्ड एक्सचेंज नहीं होगा। यानी कि अगर दूसरी कंट्रीज आपस में भले ही डॉलर्स में ट्रेड करते रहे, लेकिन उसके बदले में अगर कोई कंट्री डॉलर्स लेकर यूएस के पास आई तो वहां पर उसको एक्सचेंज में गोल्ड नहीं मिलेगा। तो अब सवाल ये आता है कि अगर यूएस डॉलर के बदले में एक्सचेंज में गोल्ड नहीं मिलने वाला है किसी भी कंट्री को, तो बाकी कंट्रीज आपस में डॉलर्स में ही क्यों ट्रेड करेगी, राइट? आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अगर आपको डॉलर्स के बदले में गोल्ड नहीं मिलने वाला है तो हम डॉलर में क्यों ट्रेड करें, हम फिर से गोल्ड में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली अभी भी सारी कंट्रीज डॉलर्स में ही ट्रेड कर रही थी। यस, इस कैप को हटाने के बाद और गोल्ड और डॉलर का एक्सचेंज बंद करने के बाद भी बाकी कंट्रीज डॉलर्स में ही ट्रेड कर रही थी। तो इसका क्या रीजन था? तो देखिए, गोल्ड पहले से ही ग्लोबल सिस्टम का सेंटर पार्ट बन चुका था, बिकॉज सारी ही कंट्रीज के पास गोल्ड रिजर्व कम और डॉलर रिजर्व ज्यादा था। कितना था वो हम आएंगे अभी चार्ट पे। उसके बाद ऑयल ट्रेड्स भी डॉलर्स में ही हो रहा था, यानी कि पेट्रो डॉलर सिस्टम था। जिस भी कंट्री के पास ऑयल रिजर्व है वो ऑयल को बेच के डॉलर्स ही ले रहे थे। तो वो जो आदत है वो आदत चलती रही। आइडियली सभी को उस समय गोल्ड में स्विच कर जाना चाहिए था, लेकिन वो आदत ऐसी की ऐसी ही रही और अभी भी लोग डॉलर में ही ट्रेड कर रहे हैं। दुनिया के ग्लोबल ट्रेड्स, लोन्स, इंश्योरेंस, बड़ी बड़ी कंट्रीज और बड़े बड़े शिपमेंट्स के जो इंश्योरेंस होते हैं वो भी डॉलर्स में ही थे, तो वो सब कंटिन्यू चलते रहा। बहुत सारी कंट्रीज की लोन्स भी डॉलर्स में होती है, लोन्स के इंस्टॉलमेंट डॉलर्स में होते हैं। तो अब डॉलर से गोल्ड में स्विच करना उतना आसान भी नहीं था, राइट? और डॉलर में ट्रेड करना कन्वीनियंस भी था, हाईली लिक्विड था। और यूएस ने डॉलर को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि बाकी सारी कंट्रीज अभी भी डॉलर को ही स्ट्रांगेस्ट फिएट करेंसी मान रहे थे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि डॉलर के बदले में गोल्ड एक्सचेंज बंद हो गया है, फिर भी लोग डॉलर में ही ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अब अगर किसी कंट्री के पास जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, अगर उसके पास ज़्यादा डॉलर जमा हो गया तो अब वो डॉलर का क्या करेगा? पहले तो वो गोल्ड को एक्सचेंज करता था डॉलर के बदले में, लेकिन अब वो डॉलर के बदले में क्या एक्सचेंज करवाएगा और किस से? तो अब उन एक्स्ट्रा डॉलर के बदले में यूएस ने एक नई तरकीब निकाली। यूएस ने बोला कि आपके पास जो सरप्लस डॉलर है, यानी कि जो एक्स्ट्रा डॉलर आएंगे, उसको हम यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? जो आज बहुत सारी कंट्रीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो यूएस बॉन्ड के अंदर है, वही यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो यूएस ने बोला आपके पास जब भी एक्स्ट्रा डॉलर हो जाए, अगर आपको लगता है कि वो आपको एक्सचेंज कराना है तो उसके बदले में गोल्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन यूएस जो सबसे स्ट्रांगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, उसकी ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने आपको मिलेगा। तो आप अपने डॉलर्स लेकर आइए और हमारी ही कंट्री में इन्वेस्ट करिए, जो सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आप इन्वेस्ट करिए और अपने डॉलर्स को सिक्योर करिए। तो इससे डॉलर्स की रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू हुई, यानी कि अब कंट्रीज का फिर से डॉलर्स पर धीरे धीरे ट्रस्ट बनना शुरू हो गया। पहले जब ट्रस्ट चला गया था और जो फ्रांस ने कहा था कि भाई हमें अब डॉलर नहीं चाहिए, गोल्ड चाहिए, तो उसके बदले में यूएस ने क्या बोला, हम आपको डॉलर के बदले में गोल्ड तो नहीं देंगे, बट अपनी ही कंट्री की ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कराएंगे, जहां से आपको एक ठीक ठाक रिटर्न भी मिलेगा और आपके डॉलर्स भी सिक्योर रहेंगे। इससे क्या हुआ, जितना भी दुनिया में डॉलर का रिजर्व है, चाहे वो किसी भी कंट्री के पास है, वो घूम फिर कर फिर से किसके पास आ गया? यूएसए के पास। समझ में आ रहा है? जितने भी कंट्रीज है वो अपना एक्स्ट्रा डॉलर्स का रिजर्व कहाँ रखेंगे? यूएस में ही रखेंगे, यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो वो घूम फिर का पैसा यूएस के पास आ गया। इससे यूएस की स्पेंडिंग पावर बढ़ गई, राइट? यूएस अब और ज़्यादा खर्च करना शुरू कर चुका है। लेकिन इस प्रोसेस से एक ग्लोबल इम्बैलेंस भी शुरू हुआ है। और वो इम्बैलेंस क्या है? तो सुनिए। देखिए, अगर यूएस को डॉलर्स के बदले में गोल्ड एक्सचेंज करना पड़ता तो यूएस नए डॉलर प्रिंट नहीं करता, राइट? क्योंकि वो जितने डॉलर प्रिंट करेगा, अगर वो सप्लाई अदर कंट्रीज में जाएगी, फिर से वो डॉलर्स घूम कर फिर से यूएस में आएंगे एक्सचेंज होने के लिए, तो गोल्ड देना पड़ेगा। तो यूएस नए डॉलर प्रिंट नहीं करता। लेकिन अगर बदले में आपको गोल्ड नहीं देना है, बल्कि बदले में आपको वो पैसा अपने ही कंट्री में, यूएस को अपनी ही कंट्री के ट्रेजरी बॉन्ड में खाली सेफ रखना है, तो यूएस जितना मर्जी उतना नोट छाप सकता था। लेट्स से उसके पास ऑलरेडी $2 बिलियन है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं,
$2 बिलियन के नोट है, उसने $1 बिलियन के नोट और छाप दिए। क्लियर है? और वो पैसे से वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, अलग अलग देशों में खर्च कर रहा है, वहां से माल मंगा रहा है। इस चीज से क्या हुआ, यूएस के अंदर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंप्लीटली खत्म हो गई, बिकॉज यूएस ने हर देशों के पास से इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया, बदले में उनको क्या दिए, डॉलर्स दिए, और वही डॉलर्स घूमकर फिर से यूएस के अंदर आ गए। समझ में आ रहा है? जो घूमकर डॉलर यूएस के अंदर आ रहा है वो यूएस का खुद का पैसा नहीं है, मैं मानता हूं, वो कंट्रीज का ही पैसा है जो उन्होंने यूएस के अंदर सेफली इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये अभी आया तो यूएस के पास ही। तो यूएस चाहे जितना पैसा छाप ले, अब उसको सिर्फ वो एक्स्ट्रा जो पैसे वो घूमकर जो यूएस के अंदर आ रहा है, उन्हें सिर्फ अपने कंट्री के अंदर बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, और उन इन्वेस्टेड पैसों पर बस थोड़ा बहुत ही ब्याज चुकाना है। यानी कि यहाँ पर यूएस जितना मर्जी उतना नोट छाप सकता है। आप ज़रा सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए, ये कितना रिस्की है। और साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी कंट्रीज अपना पैसा यूएस के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही है, वो इन कंट्रीज के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन कंट्रीज के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यूएसए के लिए वो डेट है कि नहीं? यूएसए के लिए वो क्या हो गया, कर्ज हो जाएगा। यानी कि यूएस जितना नोट छापेगा एक्स्ट्रा, देखो कोई भी कंट्री अगर नोट छापती है तो उस कंट्री के अंदर की महंगाई बढ़ती है, तो यूएस जितना नोट छापेगा उतनी ही उसके देश की महंगाई बढ़ेगी, और वो पैसा फिर से घूमकर यूएस के पास जाएगा तो यूएस का कर्ज भी बढ़ेगा। इसलिए आप सुन रहे हैं ना कि यूएस का डेट बहुत बढ़ रहा है, और हम देखेंगे कि वो डेट कितना बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से यूएस इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस आना शुरू होता है। अब आइए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमने जो बात करी कि भाई दूसरे का इन्वेस्टमेंट यूएस का डेट हो गया, तो कंट्रीज ने अपना सरप्लस पैसा यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और यूएस को इस तरीके से सस्ता लोन मिला। देखो, बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट तो सेफली होता है, बट उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, तो यूएस को क्या मिला, सस्ता लोन मिल गया। अब सस्ते लोन के चक्कर में वो सोच रहा है कि अभी मुझे खाली इंटरेस्ट चुकाना है, मैं नोट भी प्रिंट कर रहा हूँ, मैं सामान भी फ्री में ले रहा हूँ, बिकॉज नोट प्रिंट फ्री में होते हैं, अभी इंटरेस्ट चुका देंगे, बाद में बाकी का देख लेंगे क्या होता है। इस तरीके से, इस बिहेवियर से, इस एक्टिविटी से यूएस का डेट बढ़ने लगा है, और गवर्नमेंट का जो खर्च है वो लगातार बढ़ता चला गया। समय के साथ यूएस का डेट एक बलून हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एक गुब्बारा हो चुका है डेट के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसी डेट को कम करने में लगे हैं। ट्रंप जो कर रहा है वो यूएस के लिए वाकई में अच्छा ही है, लेकिन इतने सालों का जो ये बलून, जो डेट का बलून गुब्बारा फूल चुका है, उसे धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे कम होगा, और जब वो कम होगा तब दुनिया के बाकी सारे देशों को तकलीफ होगी, क्योंकि जो सिस्टम हम पिछले 50-60 सालों से चलाते आ रहे हैं, अगर वो थोड़ा भी चेंज होगा तो डेफिनेटली तकलीफ तो होगी। बट ये धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, ये ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। आप क्या चाहते हैं कि यूएस का डेट उतना बढ़ जाए कि उस खतरे में बाकी सारी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाए? आप क्या चाहते हैं? या फिर आप ये चाहते हैं कि यूएस का डेट धीरे धीरे स्ट्रक्चरल, लीगली तौर तरीके से, अच्छे तरीके से कम किया जाए? राइट? तो ट्रंप यही चाहते हैं, वो डेट को कम करना चाहते हैं, लेकिन उसका आज के गोल्ड सिल्वर से क्या लेना देना है, तो उसको भी हम बस कुछ ही देर में कवर करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं यूएस की जीडीपी वर्सेस डेट के बारे में। देखो, आप समझिए कि जीडीपी यूएस की कितनी ग्रो हो रही है और डेट कितना ग्रो हो रहा है। तो जो ब्लू लाइन है वो जीडीपी की लाइन है, और जो रेड लाइन है वो डेट है। तो यहाँ पर यूएस की जीडीपी डेट से ज़्यादा थी, यानी कि डेट जो है वो जीडीपी से कम है, तो अच्छी बात है। लगभग यूएस की जीडीपी यहाँ पर लेट से 8 रुपये थी, तो डेट लगभग 5 रुपये है, अच्छी बात है। और ये रेशो देखो, ये डिस्टेंस लगभग उतना ही मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। बट धीरे धीरे 2014-15 के आसपास, 2012-13 के आसपास से क्या हुआ, डेट ने जीडीपी को टेक ओवर कर लिया, और अब डेट देखिए लगातार बढ़ते जा रही है, और अब ये डिस्टेंस भी धीरे धीरे डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। जीडीपी जितना तेज़ ग्रो हो रही है, डेट उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ ग्रो होकर जीडीपी से भी आगे निकल चुका है। यानी कि पहले यूएस अगर लेट से 10 रुपया कमा रहा है, राइट, उसमें से 5 या 6 रुपये वो डेट से कमा रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यूएस लेट से 30 रुपीज़ कमा रहा है, जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 30 रुपीज़ कमा रहा है, तो वो 30 के 30 पूरे के पूरे पैसे 38 रुपीज़ की डेट से कमा रहा है। यानी कि कंट्री का टोटल जीडीपी का नंबर से भी ज़्यादा उसका डेट हो चुका है। ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है, और इसी को हैंडल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने सभी कंट्रीज पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, यूएस अगर मान लीजिए कि बाकी कंट्रीज से
माल खरीदता रहता है, तो क्या होगा, यूएस के कंट्री के अंदर से डॉलर्स बाहर जाएंगे, और वही डॉलर्स अगर बाहर जाएंगे तो वही लोग बाहर के डॉलर फिर से यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने आ जाएंगे। इससे यूएस का डेट और बढ़ जाएगा। तो अगर यूएस बाकी कंट्री से माल खरीदना बंद कर दे या कम कर दे तो इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, यूएस ऐसी कौन सी चीज दुनिया को बेचना शुरू करे जिससे उस चीज को बेचने के बाद बदले में डॉलर्स मिले। यूएस ये चाहता है कि दुनिया की बाकी कंट्रीज के पास जो डॉलर का रिजर्व है वो धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि अगर वो रिजर्व कम हो गया तो लोग नया पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट करने नहीं आएंगे, बल्कि अगर रिजर्व कम हुआ तो लोग अपना इन्वेस्टेड पैसा फिर से उठाने आएंगे, फिर से विड्रॉ करने आएंगे। और अगर यूएस के बॉन्ड में से लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ किया तो ये यूएस के लिए अच्छी बात है, बिकॉज इस तरीके से यूएस अपना डेट कम कर रहा है। तो यूएस ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया को बेचेगा, इसी के लिए यूएस ने हाल ही में आपको पता है कि वेनेजुएला को जो है उसने अक्वायर कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रूड रिजर्व है। ठीक है। और यूएस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो सबसे ज़्यादा क्रूड में से पेट्रोल और डीजल को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, क्रूड को एक्सट्रैक्ट कर सके, उसको फिल्ट्रेशन प्योरिफिकेशन कर सके। यानी कि आज दुनिया में सबसे बेस्ट क्रूड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस और टेक्नोलॉजी यूएस के पास है, और क्रूड रिजर्व वेनेजुएला के पास है। तो अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो यूएस को पता है कि मैं क्रूड बेचने में लीडर बन जाऊंगा, और अगर वो क्रूड बेचता है तो बदले में उसे क्या मिलेंगे, डॉलर्स। और अगर डॉलर्स मिलेंगे तो इससे इनडायरेक्टली पूरा सर्कल घूमकर यूएस का डेट जो है वो कम होगा। ठीक है। तो ट्रम्प जो कर रहा है वो अपनी कंट्री के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज कर रहा है, जो अच्छी बात है। हो सकता है कि अभी हमें अच्छा ना लगे ये सब कुछ देखने में, सुनने में, समझने में, बट अगर आप ये पूरे गेम प्लान को समझ चुके हैं, यहाँ तक मैंने आपको जो भी स्टोरी बताई, अगर आप वो समझ चुके हैं, यूएस में पास्ट प्रेसिडेंट जो आए हैं उन्होंने क्या क्या गलती करी है और ये डेट इतना क्यों बढ़ गया है, अगर आप इसे समझे हैं तो आप ये समझेंगे कि ट्रम्प जो यूएस के लिए कर रहा है वो सही है। लेकिन फिर आज डॉलर के ऊपर से दूसरी कंट्रीज का भरोसा क्यों कम हो रहा है और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तो आइए फाइनली अब इस पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के समय अगर रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर खत्म नहीं करी तो यूएस ने रशिया को एक धमकी दी थी कि भैया आपका जो डॉलर का जो रिजर्व पड़ा है ना हमारी बॉन्ड के अंदर, वो हम फ्रीज कर सकते हैं। यस, रशिया यूक्रेन वॉर के समय यूएस ने क्या किया, रशिया पर बड़े बड़े सैंक्शन लगा दिए, और यूएस ने रशिया का फॉरेन रिजर्व जो अपनी कंट्री के अंदर है, जो यूएस की कंट्री के अंदर है, तो यूएस ने वो फॉरेन रिजर्व फ्रीज करने की धमकी दे दी। किसको, रशिया को। ठीक है। तो अब रशिया को डर लगा कि भाई अगर मैं यूएस की बात नहीं मानूंगा तो मेरा जो डॉलर का रिजर्व है जो यूएस में पड़ा हुआ है बॉन्ड के अंदर, वो फ्रीज हो जाएगा। और इस चीज का डर दुनिया की बाकी कंट्रीज को भी लगा कि अगर हम आने वाले समय में यूएस का पसंदीदा काम ना करें, जो चीज़ यूएस को पसंद है अगर वो हम ना करें, तो हो सकता है कि यूएस आने वाले समय में हमारी भी करेंसी, हमारा भी बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट फ्रीज कर दे। तो इससे दूसरी कंट्रीज भी डर गई, और कंट्रीज को लगा कि भाई डॉलर अब जो है वो अनसेफ हो सकता है। और पूरे वर्ल्ड ने देखा कि यूएस का जो डॉलर के अंदर का जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है उसे यूएस एक हथियार के तौर पर यूज कर सकता है धमकियां देने के लिए। और क्या पता शायद सच में जो वो बॉन्ड का रिजर्व है वो फ्रीज कर दे। और इसी डर से कई सारी कंट्रीज ने अब डॉलर्स का एक्सपोजर कम करना शुरू कर दिया है। यानी कि कंट्रीज को पता है कि अगर हम डॉलर्स में ही ट्रेड करते रहेंगे तो कभी ना कभी हमारी भी इकोनॉमी यहाँ पर संकट में आ सकती है, क्योंकि वो पूरा डॉलर का रिजर्व यूएस के बॉन्ड में ही इन्वेस्टेड है। तो धीरे धीरे अब कंट्रीज क्या कर रही है, अपना यूएस में इन्वेस्टेड बॉन्ड के अंदर डॉलर का रिजर्व निकाल निकाल कर उसके बदले में गोल्ड खरीद रही थी। राइट। और आज भी खरीद रही है, ऐसा नहीं कि गोल्ड की खरीदारी बंद हो चुकी है। इसीलिए आप सुन रहे हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। तो क्यों खरीद रहे हैं, बिकॉज सभी को डॉलर्स का एक्सपोजर कम करना है, गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ाना है। और हो सकता है कि आने वाले 10, 20, 30, 50 सालों में हमें फिर से वो 1900 के पहले का एरा दिख जाए जहां कंट्रीज आपस में ट्रेड करने के लिए गोल्ड को एक्सचेंज करती थी, डॉलर को नहीं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अगर बाकी सारे कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं और सारी कंट्रीज मिलकर गोल्ड को ही एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का एक साधन, एक करेंसी बनाना चाहती है, तो गोल्ड तो फिर तो इन्फिनिट बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि अगर वर्ल्ड बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय कर रही है और उन्हें डॉलर्स बेचकर गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड लगातार बढ़ते ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है।
और क्यों नहीं है, तो आइए उसे भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवाल ये आता है कि भले ही दुनिया की सारी कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय कर रही है, बट हमारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कितना बाय करेंगे, वर्ल्ड बैंक्स कितना गोल्ड बाय करेगी, सेंट्रल बैंक्स कितना गोल्ड बाय करेगी, और कहाँ जाकर ये बैंक्स गोल्ड बाय करना बंद करेगी। तो इस सवाल का सीधा सिंपल आंसर ये है कि जितना उनके पास डॉलर्स का रिजर्व हुआ करता था यूएस के बॉन्ड के अंदर, अब वो रिजर्व धीरे धीरे कम कर रही है और वो रिजर्व्स बेचकर गोल्ड खरीद रही है। तो जितना वो रिजर्व्स, जितने परसेंटेज उनकी जीडीपी का, उनके फ्री कैश फ्लो का पैसा यूएस में इन्वेस्टेड था डॉलर्स में, उतने ही परसेंटेज का जब गोल्ड उन कंट्रीज के पास हो जाएगा, तब वो गोल्ड बाय करना बंद कर देंगे। तो आपके पास स्क्रीन पर एक इंटरेस्टिंग चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है। तो जब 1970 की अगर हम बात करें, जब सारी कंट्रीज का मेजोरिटी ट्रेड जो है वो गोल्ड में होता था और गोल्ड से एक्सचेंज करना होता था, तब कहीं सारी कंट्रीज के पास, ये जो येलो लाइन है वो गोल्ड की लाइन है, तो कहीं सारी कंट्रीज के पास गोल्ड रिजर्व्स अपनी जीडीपी का लगभग 40, 50, 60, 70% भी हुआ करता था। बट फिर धीरे धीरे यूएस ने आदत लगवा दी सबको डॉलर्स में ट्रेड करने की, तो सारी ही कंट्रीज ने क्या किया, धीरे धीरे सबका ही गोल्ड रिजर्व्स कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। और एक समय ऐसा आया 2005 में, जब गोल्ड रिजर्व्स दुनिया की कंट्रीज का जो एवरेज गोल्ड रिजर्व है लगभग 10-15% ही रह गया। 10-15% के गोल्ड के रिजर्व के बाद जो 2005 और 2008 में हुआ था, उसके बाद कंट्रीज को ये क्यों लगा कि यहाँ से अब फिर से गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उसका रीज़न है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। बिकॉज फिएट करेंसी में क्राइसिस आ सकते हैं। 2008 में एक बहुत बड़ी यूएस की बैंक बंद हो चुकी थी, बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस कंट्रीज को ये समझाता है कि हमें डॉलर की डिपेंडेंसी, फिएट करेंसी की डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी और गोल्ड खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप देख सकते हैं गोल्ड के चार्ट को भी, यहाँ पर गोल्ड की बाइंग लगातार 2008, 10, 2005, 8, 10 से ही चल रही है। ठीक है, ये कोई नई बाइंग नहीं है, 2005 से ही ये शुरू हो चुकी बाइंग है। 2015 के अंदर भी ये प्राइस एक बार नीचे आया था। लेकिन अगर आप गोल्ड को ट्रैक करते हैं, ये वाला चार्ट नहीं, अगर आप गोल्ड का एक्चुअल प्राइस चार्ट ट्रैक करते हैं, तो आपको पता है कि 2015 से 2025 यानी कि अब तक गोल्ड प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, कंटिन्यूअसली धीरे धीरे साल दर साल बढ़ ही रहा था। ठीक है, और ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन वो लाइन है जो डॉलर के रिजर्व्स को दर्शाती है। वो डॉलर्स का रिजर्व जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में होल्डिंग के अंदर पड़ा हुआ है यूएस के अंदर, वो रिजर्व एक समय पर कंट्रीज का लगभग 30% के आसपास हुआ करता था। बाकी सारी कंट्रीज का, यानी कि बाकी सारी कंट्रीज का अपना पैसा डॉलर्स में जो इन्वेस्टेड रहता था, वो 30% पैसा डॉलर में इन्वेस्टेड रखते थे। बट अब वो डॉलर रिजर्व कम करके यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है, और ये 2025 के एंड का ही डेटा है। ठीक है, यानी कि अब कंट्रीज का डॉलर रिजर्व, अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ पर डॉलर रिजर्व जो है लगभग लगभग 25 से 20% के अंदर आ चुका है, और जो गोल्ड रिजर्व है वो लगभग 25 से 30% के आसपास जा चुका है। 25 से 30 नहीं पहुंचा है। अगर आप पास्ट में देखते हैं तो आपको पता है कि भाई थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या था, कई बार 30% भी डॉलर रिजर्व हुआ था, 30% से भी ऊपर का डॉलर रिजर्व था। तो अभी 30% गोल्ड रिजर्व तक हम पहुंच चुके हैं, यानी कि सारी कंट्रीज के पास अब लगभग अपने पैसों का 30% पैसा गोल्ड में इन्वेस्टेड है, जो पहले डॉलर में इन्वेस्टेड हुआ करता था। और डॉलर गिरकर लगभग 20% आ चुका है। और ये लेटेस्ट डेटा नहीं है, ये लगभग 1-1.5-2 महीने पहले का है। लेकिन अब यहाँ पर जो गोल्ड में स्पाइक आते हुए जो प्राइस दिख रही है, और यहाँ पर 5-7% का डिफरेंस बचा है खरीदने के टर्म्स में भी, बिकॉज कंट्रीज ऑलरेडी खरीदते खरीदते 30% ऑफ द पर्सनल रिजर्व गोल्ड में डाल चुकी है। अब यहाँ पर कितना अपसाइड मूव बचा है वो आपको समझना चाहिए। हो सकता है कि 2-5% और खरीदे दुनिया की सारी कंट्रीज या वर्ल्ड बैंक या सेंट्रल बैंक मिलकर, बट इस प्राइस पर लेटेस्ट डेटा अपने पास नहीं है। हो सकता है कि वो खरीद चुकी भी होगी, और इस प्राइस पॉइंट पर अगर वो ऑलरेडी 30% पैसा अपना गोल्ड में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो क्या यहाँ से गोल्ड और बढ़ सकता है या नहीं? अब आप ये खुद सोचिए। देखिए, कोई भी एसेट क्लास जो है वो लगातार वन वे ऊपर ही नहीं जा सकता, और उसमें भी अगर पैराबॉलिक मूवमेंट आ रही है किसी एसेट क्लास में, यानी कि बहुत ही वर्टिकल मूवमेंट आ रही है ऐसी, तो वो पैराबॉलिक मूवमेंट क्या सस्टेन हो सकती है? यहाँ पर गोल्ड कुछ समय से इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न इसलिए दे रहा था बिकॉज सेंट्रल बैंक्स और वर्ल्ड बैंक्स ज़्यादा तेज़ी से गोल्ड को बाय कर रही थी। लेकिन लॉन्ग रन में क्या आपको लगता है कि इक्विटी से बेटर रिटर्न गोल्ड दे सकता है?
क्योंकि अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने इनफ गोल्ड बाय कर लिया है, जो ज़रूरत है उसका पूरा गोल्ड बाय कर लिया है, जितनी ज़रूरत है उतना, और आगे बाय नहीं करने वाले हैं, तो आगे गोल्ड का प्राइस उतना ही बढ़ेगा जितनी नई करेंसी प्रिंट होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आई होप आप ये बात को समझ पा रहे हैं कि जितनी करेंसी प्रिंट होगी उतना ही गोल्ड प्राइस बढ़ेगा। और दुनिया का कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि वो करेंसी प्रिंट कर करके अपने देश में इन्फ्लेशन लेकर आए, जैसा अफ्रीका में एक बार हुआ था, राइट। तो डेफिनेटली हम नई करेंसी प्रिंट करते हैं, बट वो हो सकता है कि 3 से 5 या 6% के बीच में रहे। लेकिन जो मेन रीजन था सेंट्रल बैंक्स के खरीदने की वजह से गोल्ड का प्राइस का बढ़ने का, वो रीजन अब धीरे धीरे फेड आउट होते हुए दिख रहा है। और इतने गोल्ड प्राइस बढ़ने के बाद अगर हम यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, रुकिए मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ गोल्ड के। तो ये रहा गोल्ड का इंटरनेशनल चार्ट जो लगभग $5,000 को क्रॉस कर चुका था, और इसका जो हाई लगा है दैट इज 5,598 पर आउंस। ओके, तो ये जो प्राइस था, ये देखिए जरा कितना मूवमेंट आया है पिछले 3 सालों में, जिसने रिटर्न्स दिए हैं लगभग 240% के। तो क्या आपको लगता है कि ये इसी स्पीड से, इसी मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है? देखिए, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं और आने वाले 3-4 सालों तक भी गोल्ड बढ़ता रहे और सेंट्रल बैंक्स अपने फंड को और भी थोड़ा गोल्ड में शिफ्ट करने की सोचे, तो हो सकता है कि ये प्राइस आने वाले 2-3-4-5 सालों में और भी ज़्यादा यहाँ से बढ़ जाए। हो सकता है कि डबल हो जाए या 30-40-50% बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना मुझे पर्सनली रिस्की लगता है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड का सिनारियो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और एक बात याद रखिए, जब एक असेट क्लास की बहुत सारी बातें, बहुत चर्चा जब सोशल मीडिया पे होती है, जब हमारे आसपास होती है, जब हमें सुनने में आती है, तो वो असेट क्लास इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्की हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ आपने डिफेंस के स्टॉक में देखी होगी, सेम चीज़ आपने सोलर के स्टॉक में देखी होगी, सेम चीज़ आपने म्यूचुअल फंड में, स्मॉल मिड कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में देखी होगी 2023-24 के अंदर, और सेम चीज़, सेम हाइप मैं अभी देख रहा हूँ 2025-26 में गोल्ड और सिल्वर के अंदर। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो का जो तात्पर्य है, और आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आई है कि गोल्ड प्राइस अब तक लगातार क्यों बढ़ रहा था, करेंसी प्रिंटिंग के साथ गोल्ड प्राइस कैसे लिंक्ड है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। और अब आखिरी सवाल ये आता है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगा। तो देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, बिकॉज ये वीडियो आज काफ़ी लंबा हो चुका है। तो उसके अंदर भी हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। लेकिन आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मैं हूं कबीर, आप देख रहे थे इजी इक्विटी। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।